नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कई घंटे की पूछताछ के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की। मामले में जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने सुनवाई भी की। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हम आरोपी की 14 दिन की हिरासत के लिए आवेदन दे रहे हैं। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जैन के मामले को फर्जी बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए। सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि सत्येंद्र जैन को हिमाचल के प्रभारी बनाने पर यह गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके। 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बजट सत्र के आखिरी और 8वें दिन सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश करने पहुंचे। सीएम योगी सभी सरकारों की तारीफ भी करने लगे। सुनिए।
हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा है। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी भी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सबने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है महोदय। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वर्चुअल संवाद के जरिए गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेटियां स्कूल जा रही है, बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी सीएम वर्चुअली जुड़े और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2 टाइम का भोजन उपलब्ध करवाने का काम किया, जिसमें कि 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पिछले 2 सालों से देने का काम हो रहा है। और ये योजना आज भी चल रही है। सितंबर माह तक इसको विस्तारित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी सोच के कारण से हमारे प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ मिला है। आज भी मैं कई स्थानों पर जाता हूं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाता हूं, मैदानी क्षेत्रों में जाता हूं, तो हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि मोदी जी के कारण से
उनका काम न चल पाने के कारण भी न चल पाया, लेकिन उसके बाद भी उनके घर का चूल्हा नहीं बुझा, उनके घर का चूल्हा लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, ये सोच आज पिछले जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इन सालों में हमारे देश के अंदर बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक नई कार्य संस्कृति, एक नया कार्य व्यवहार कि राजनीतिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, प्रशासनिक क्षेत्रों, कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में हमें काम करना होगा। और प्रधानमंत्री जी का सीधे सीधे मानना है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेगा जश्न हो रहा है। शिमला के रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ। पीएम मोदी से देश भर से करीब 17 लाख लोग वर्चुअली जुड़े, जिसमें कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। केंद्र सरकार की मुख्य 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पीएम ने वर्चुअली संवाद किया और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी 21,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान सेवा निधि की 11वीं किश्त के रूप में जारी किया। शिमला पहुंचने पर पीएम का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। दो 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिमला में पीएम मोदी का खूब स्वागत किया गया और इस दौरान सड़कों पर लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। बीच सड़क पर पीएम का काफिला रुकते ही सब हैरान हो गए। दरअसल एक लड़की पीएम की मां की पेंटिंग लिए हुए खड़ी थी, जिसके बाद पीएम ने गाड़ी रुकवाकर इस लड़की से पेंटिंग भेंट में ली। और कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि कांग्रेस ने हमारा जीत का ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया। 20 में दिल्ली जीते केजरीवाल के साथ, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते, 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं।
इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है जो तो सुधरती नहीं है। तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं, एक ही चुनाव हारे यूपी में। और राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है। सुनिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं राज्यसभा के कैंडिडेट की रेस में नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है। तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्मगुरु को राज्यसभा में कैसे भेजा जा सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मैं कल भी कांग्रेस के साथ खड़ा था, आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी जिसके लिए कुर्बान हुए, अपने लहू का बलिदान देकर के इस पार्टी को सींच करके खड़ा किया है। जो कांग्रेस अगर खत्म होती है, कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। सवाल मेरी राज्यसभा का। और बेंगलौर में राकेश टिकैत पर हुए हमले और स्याही फेंकने के विरोध में किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। अमरोहा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट गेट पर किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने स्याही फेंकने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, मेरा नाम रामपाल सिंह है। क्या संगठन? किसान यूनियन से जो हमारा टिकैत सबूत है, जिला अध्यक्ष हूँ अमरोहा से। कलेक्ट्रेट बैठे हैं धरने पे, क्या? और यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर हम इसलिए आए हैं कि कल आपको सबको जानकारी है पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि टिकैत साहब पे जो कर्नाटक में बेंगलुरु है, वहाँ पे एक मीटिंग में गए थे। वो मीटिंग के दौरान उन पर जैसी वार्ता चल रही थी, प्रेस वार्ता, तो किसी छचोरे ने, किसी गलत आदमी ने उन पर स्याही फेंक दी, जूता भी फेंका है। तो इस तरह की घटनाएं, एक जो राष्ट्रीय नेता है हमारा, किसान का नेता है, किसानों के मुंह पर कालिक पोती गई है सभी किसानों के। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, रासुका वगैरह लगे उनके मुंह पर। लेकिन ये जो बार बार हमले हो रहे हैं, इसकी भी सरकार सुरक्षा की गारंटी ले। Z+ सुरक्षा हमारे टिकैत साहब को मुहैया कराई जाए और ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी 2 चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर CM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बाकी किसानों की समस्याएं तो आपको पता ही है, बहुत रहती हैं। आज समस्याओं के ऊपर हम नहीं हैं, ना हम समस्याओं के ऊपर कोई आंदोलन कर रहे हैं। आज तो सिर्फ 2 ही बातों को लेकर के हमारा ये यहाँ पर एक धरने का रूप ले लिया है, वरना आए तो हम ज्ञापन ही देंगे। किस उद्देश्य से अध्यक्ष जी आज कलेक्ट्रेट पर आपने धरना प्रदर्शन किया है? ये संपूर्ण देश में आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए हैं। जो कल कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो कृत्य घटना की है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है, उसको लेकर हमने आज संपूर्ण प्रदेश में ज्ञापन दिए हैं और आगे से ऐसी घटना ना हो और जिन लोगों ने घटना की है उनको सजा दी जाए और माननीय राकेश टिकैत जी को Z+ की सुरक्षा दी जाए। जैसे आगे पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार रात पोस्टमार्टम हुआ और मंगलवार दोपहर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान एक बेहद ही इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां दिवंगत सिंगर के पिता अपनी पगड़ी उतारकर सभी लोगों के सामने रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। मां बेटे को पगड़ी पहनाने के लिए उनके बाल बनाती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के
कायराना हरकत देखने को मिली। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान से बौखलाए आतंकियों ने कुलगाम में एक कश्मीरी पंडित महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि यहां कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरा इलाके में एक महिला शिक्षिका पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस घटना में उसे काफी गोलियां भी लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर में आतंकियों द्वारा की गई हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इसमें पहले 12 मई को जम्मू कश्मीर के बडगाम आतंकवादियों ने तहसील में घुसकर सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। घायल राहुल भट्ट को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई के एक फिल्म महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डिज्नी, मार्वल, वार्नर ब्रदर्स भारत में आकर फिल्म मेकिंग करें। सुनिए। मैं समझता हूं कि आगे चल के एनिमेशन फिल्म्स में भी हमें और फोकस देना चाहिए। बहुत असीम संभावनाएं हैं एनिमेशन फिल्म्स की और उसमें हमारी नई पीढ़ी को मैसेज देना भी बड़ा सरल हो जाता है। और मैं तो चाहूंगा कि अब डिज्नी हो या वार्नर ब्रदर्स हो, मार्वल स्टूडियोज हो, ये बड़े बड़े अब जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आके फिल्म्स बनाए। फिल्म मेकिंग का कॉस्ट भी कम होगा। हमारे आर्टिस्ट का हुनर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, चाहे फोटोग्राफी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, एक्टिंग हो, अलग अलग जो इस दुनिया के साथ जुड़े हुए कामकाज है उसमें हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और मेरा मानना है कि आगे चल के इस टैलेंट को भारत विश्व में भी अपना नाम कमाएगा, ये मुझे स्पष्ट आगे चल के दिखता है। और इसी के माध्यम से करोड़ों युवा युवतियों को। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।